प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने इसमें स्त्री शिक्षा के विरोधियों को तर्क के आधार पर उत्तर दिया है और यह प्रमाणित किया है कि स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। आप सबको पता है कि आज स्त्री शिक्षा एक आंदोलन का रूप ले चुका है। आज स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां स्त्रियों ने अपनी प्रभुता का, अपने वर्चस्व को कायम नहीं किया हो। कुछ ऐसे क्षेत्र माने जाते रहे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही माने जाते हैं, पुरुषों के क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी स्त्रियों ने अपने अदम्य साहस से, अकथ परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। स्कूल कॉलेजों के परीक्षा परिणाम जब घोषित होते हैं तो अव्वल स्थान पर लड़कियां या स्त्रियां आ रही हैं। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि स्त्री शिक्षा आज एक आंदोलन के रूप में है और स्त्री शिक्षा को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं तथा कई अपने समाज के प्रसिद्ध व्यक्तित्व समर्थन दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इसलिए आज स्त्री शिक्षा ने नई ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है। लेकिन आज लड़कियों को या स्त्रियों को जो शिक्षा दी जा रही है, आज से 100 साल पहले वैसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जो सौभाग्यशालिनी लड़कियां, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त की कोशिश भी कर रही थी, तो उनकी शिक्षा को दबाने के लिए, उन्हें शिक्षा से वंचित करने के लिए उस समय कुछ लोग सामने आ गए थे, कुछ इस तरह के तर्क दे रहे थे जिनसे कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जा सके, उन्हें शिक्षित न बनाया जा सके। तो इस पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से एक लेख लिखा था, जो बाद में उन्होंने महिला मोद में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक से शामिल कर लिया। इस पाठ को समझने से पहले हम इस पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विशेष योगदान रहा है। वे बहु विशेषज्ञ थे। वे हिंदी के सर्वप्रथम संपादक रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान किया। ये हिंदी के प्रमुख समालोचक रहे, पुरातत्ववेत्ता रहे, संपादक रहे और इन्होंने हिंदी गद्य को नई ऊंचाई प्रदान की। यानी हिंदी गद्य का परिष्कार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन्होंने कविता की भाषा ब्रज भाषा से खड़ी बोली की। इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से कवियों को एवं लेखकों को सचेत किया, जिससे वे शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से लेखन कर सके और वर्तनी की विशेष ज्ञान रख सके। यही कारण है कि इन्हें हिंदी भाषा का आचार्य या हिंदी भाषा का शिक्षक भी कहा जाता है। यानी इन्होंने हिंदी लेखकों और कवियों को एक शिक्षक की भांति पढ़ाया, समझाया और हिंदी साहित्य को परिष्कृत किया, जिससे कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी का लेखन हो सके। इन्होंने पुरातत्व की दृष्टि से भी खोज की और पुरातत्व संबंधी अनेक लेखन किए। इनके लेखन को महावीर प्रसाद ग्रंथावली के 15 खंडों में संकलित किया गया है। जैसा कि हम इस पाठ से समझ रहे हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यानी कुछ लोग उस समय 1914 में रहे हैं, आज है 2020, यानी 106 साल पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस लेख को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाया था।
यानी 1914 के आसपास ऐसे लोग थे जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि लड़कियों को, स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे कुतर्क दिए अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए। उन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे कुतर्क माना है। कुतर्क यानी जो सही तर्क नहीं है, केवल अपने मन को रखने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कह देना, कुछ भी प्रमाणित करना, भले ही वह सही हो या न हो, उसे हम कुतर्क कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लोगों ने जो पढ़े लिखे थे, जो खुद स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा प्राप्त की थी, जो समाज में प्रतिष्ठित थे, जो अशिक्षितों को शिक्षित बना रहे थे, जो कुमार्गियों को सुमार्गी बना रहे थे, जो अधार्मिकों को धर्म तत्व का ज्ञान दे रहे थे, ऐसे शिक्षित लोग उस समय स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। और यह बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने यह देखा कि ये जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, वे कौन से तर्क दे रहे हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में। तो द्विवेदी जी ने उन तर्कों को समझा और उसके विरोध में, यानी उन तर्कों का खंडन किया, तर्क के आधार पर खंडन किया। उन्होंने सप्रमाण सामने रखा, प्रमाणित किया कि ये जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, वे जो कह रहे हैं वे गलत कह रहे हैं, उनका तथ्य अप्रमाणित है, इनका तथ्य अविवेक पूर्ण है। वे जो कुछ भी कह रहे हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में, जो भी तर्क दे रहे हैं, वह केवल अपनी हीन भावना के कारण दे रहे हैं, अपनी अविवेकता पूर्ण के कारण दे रहे हैं, अपनी कुबुद्धि के कारण दे रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का आचार्य जी ने मजाक भी उड़ाया है, उन पर व्यंग भी किया है। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि स्त्री शिक्षा की विरोधी कैसा कुतर्क दे रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा से गृह कलह, यानी स्त्री शिक्षा से गृह कलह होता है। अगर स्त्री पढ़ी लिखी है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो वह स्वयं अपने आप को घर में बड़ी समझेगी, सबसे बुद्धिमती समझेगी, और इससे गृह कलह होगा, घर में कलह होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, और स्त्री शिक्षा के कारण यह मनमुटाव का कारण होगा, घर में अशांति फैलेगी। ऐसे लोगों ने उदाहरण भी दिया है। उन्होंने शकुंतला का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शकुंतला जो कम पढ़ी लिखी थी, गवारों की भाषा प्राकृत बोलती थी, उसने दुष्यंत को भला बुरा कहा, दुष्यंत को उसने गालियां दी। यदि वह गंवार थी, गवारों की भाषा जानती थी, प्राकृत बोलती थी, फिर भी उसने दुष्यंत को भला बुरा कहा। यदि वह पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं क्या कर सकती थी, गृह कलह का कारण बन सकती थी। अपर होते हुए भी गृह कलह का कारण बनी, तो पढ़ लिखने के बाद पता नहीं क्या होता। तो इस तरह से इन लोगों ने कहा कि स्त्री शिक्षा गृह कलह का कारण है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए कोई पुराण या धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणादि में कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर शिक्षा दी जाती तो पुराण आदि जो ग्रंथ है, जो हमारे प्रचलित ग्रंथ हैं, उनमें नियमबद्ध प्रणाली होती। उस समय स्कूल और विश्वविद्यालयों की भी कोई बात होती, जिससे यह पता चलता कि नहीं, उस समय स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तीसरा तर्क इन्होंने दिया कि प्राचीन काल की स्त्रियों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा के कारण इन लोगों ने स्त्रियों को अपर मान लिया, यानी प्राचीन काल की स्त्रियां प्राकृत भाषा में बातचीत करती थी, प्राकृत भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करती थी। तो प्राकृत भाषा उस समय साधारण सी भाषा मानी जाती थी, गंवारों की भाषा मानी जाती थी, अपरों की भाषा मानी जाती थी। पढ़े लिखे शिक्षितों की भाषा कौन सी थी? तो वह संस्कृत थी। जो संस्कृत बोल सकते थे वे पढ़े लिखे थे, जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे, प्राकृत बोलते थे, अपभ्रंश बोलते थे, सौसेनी बोलते थे, यानी संस्कृत को छोड़कर जो कुछ भी वे बोलते थे, वे अपरों की भाषा मानी जाती थी। वे निरक्षर थे, अपर थे, अशिक्षित थे। ऐसा कुतर्कियों ने कहा। उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृत में बातचीत करते थे स्त्रियां, इसलिए वे पढ़ी लिखी नहीं थी।
संस्कृत कवियों के नाटकों में जो गंवार थे, जो अपर थे, निरक्षर थे, उन्हें प्राकृत में बातचीत करते हुए दिखलाया गया है। और स्त्रियों की भाषा उस समय प्राकृत थी, इसलिए वो पढ़ी लिखी नहीं मानी जा सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा विनाश का कारण होता है। जो स्त्री पढ़ लिख लेगी वह विनाश का कारण बन जाएगी, वह विनाश करेगी, वह अपने घर के लिए, समाज के लिए वह क्षतिकारक हो जाएगी। उससे समाज को, उसके अपने परिवार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से कुतर्कियों ने उस समय तर्क दिए। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन तर्कों को देखा और इन्होंने प्रमाण के आधार पर इन कुतर्कियों के कुतर्कों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। स्त्री शिक्षा देने से क्या होगा, स्त्रियों को भी आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। हाँ, यदि स्त्री शिक्षा में कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार की जा सकती है। स्त्रियों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसका आप नियम बना सकते हैं, इसकी पद्धति आप स्थिर कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियों को न पढ़ाना यह समाज के लिए अहितकर होगा, स्त्री के लिए भी अहितकर होगा और समाज के लिए भी अहितकर होगा। और हम भी ये बात जानते हैं कि अगर एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी होती है तो अपने मायके और अपने ससुराल दोनों को सुशिक्षित बना देती है, दोनों के लिए गर्व का कारण बन जाती है, और समाज के लिए, देश के लिए तो गर्व का कारण है ही। आज भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसी महिलाएं अपने समाज का, देश का नाम रोशन कर रही हैं, विश्व में भी उनका नाम हो रहा है। तो द्विवेदी जी ने कहा कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है, स्त्रियों को शिक्षित होने से रोका नहीं जाना चाहिए। जो ऐसा रोक रहे हैं वे पाखंडी हैं। जिन लोगों ने नारी शिक्षा का विरोध किया, द्विवेदी जी ने उन्हें बुद्धिहीन माना, उन्हें अविवेकी माना। उनका कहना है कि खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन नारी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, यह उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरा तर्क द्विवेदी जी ने दिया कि पहले नारी शिक्षा की व्यवस्था अवश्य रही होगी। हाँ, भले स्कूल नहीं होंगे, विश्वविद्यालय नहीं होंगे, नियमबद्ध प्रणाली नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्त्री शिक्षा दी जाती रही होगी। उन्होंने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत पुराण में रुक्मणी जी रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पास एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजती, और पत्र भी बहुत लंबा चौड़ा पत्र भेजती, और पत्र भी वो संस्कृत में लिखती है, और उनका वह पत्र पांडित्यपूर्ण होता है। तो क्या वे विदुषी नहीं थी? क्या उन्होंने संस्कृत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया था? संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, तभी तो ब्राह्मण के हाथों उन्होंने संस्कृत में श्री कृष्ण के पास पत्र लिखा था। इसका अर्थ है कि उस समय नियमबद्ध प्रणाली भले ही न हो, लेकिन स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उसी समय अत्रि ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने अनेक ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिए थे। इस तरह गार्गी, उन्होंने अनेक ब्रह्मवादियों को हराया, यानी वे ब्रह्म विद्या की जानकार थी, तभी तो उन्होंने ब्रह्मवादियों को हराया। उसी तरह विश्ववरा, शीला, विद्या इत्यादि उस समय स्त्रियां थी जो अपने पांडित्य के कारण पुरुषों से बढ़कर थी। पुरुष भी उनके सामने पराजित हो जाते थे। मंडन मिश्र की सहधर्मिणी ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। शंकराचार्य उनके सामने पराजित हो गए थे शास्त्र में। तो इस तरह से द्विवेदी जी ने कहा है कि इतिहास पुराण में भले ही नियमबद्ध प्रणाली न हो, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा उस समय थी। फिर द्विवेदी जी ने कहा कि प्राकृत भाषा में स्त्रियां यदि उस समय बात करती थी तो उन्हें अशिक्षित नहीं माना जा सकता। क्यों अशिक्षित नहीं माना जा सकता? भले ही संस्कृत उस समय की प्रमुख भाषा थी, लेकिन प्राकृत भी बोलचाल की भाषा थी। आम जन प्राकृत में बातचीत करते थे। प्राकृत में स्त्रियां अगर बातचीत करती थी तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राकृत भाषा में ही गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा में ही अनेक स्त्रियों ने उपदेश दिया, कविताएं लिखी। सारंगधर पद्धति में अनेक स्त्रियों की कविताएं संकलित हैं। इसी तरह गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य,
कुमार पाल चरित प्राकृत में लिखे गए थे। तो इन ग्रंथों को लिखने वालों को क्या हम अनपढ़ माने, अशिक्षित माने? यदि ऐसा मान लिया जाए तो द्विवेदी जी कहते हैं कि आज के जो हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हैं, हिंदी के बड़े बड़े संपादक हैं, जिन्होंने अखबार को संचालित किया है, यानी हिंदी के अखबारों के बड़े बड़े संपादक को भी हमें अपर मानना पड़ेगा, उन्हें अशिक्षित मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार उस समय प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी, उसी तरह आज हिंदी, मराठी, बांग्ला भी बोलचाल की भाषा है। यदि मराठी, बांग्ला और हिंदी के संपादकों को, लेखकों को, विद्वानों को यदि हम अनपढ़ मान लें तो उस समय की स्त्रियों को भी, उस समय के प्राकृत में लिखने वाले लोगों को भी अनपढ़ मानना चाहिए। लेकिन यदि हम आज के इन लोगों को अनपढ़ नहीं मानेंगे, आज की भाषा हिंदी, मराठी और बांग्ला में लिखने वालों को यदि हम विद्वान मानते हैं, तो फिर उस समय हिंदी की तरह ही, मराठी की तरह ही, बांग्ला की तरह ही प्राकृत, सौरसेनी की भी का भी प्रचलन था, आम बोलचाल की भाषा थी। तो क्या उस समय इन भाषाओं में बोलने वालों को हम शिक्षित नहीं मानेंगे? क्या उन्हें अनपढ़ मानेंगे? तो जब उन्हें भी हम शिक्षित मानेंगे तो हम कैसे नहीं कर सकते कि उस समय प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां भी शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, क्योंकि प्राकृत उस समय की आम भाषा थी, उसमें ये बातचीत करती थी। तो इन्हें हम अनपढ़ नहीं मान सकते। इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि उस समय की थेरी गाथा में भी कई स्त्रियों की रचनाएं संकलित हैं। इसी प्रकार द्विवेदी जी ये भी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। स्त्री शिक्षा को आप कम नहीं आंक सकते। हाँ, उन्होंने यह कहा कि यदि जो विरोधी यह कहते हैं कि शिक्षा देना गलत है, शिक्षा देने से नाश हो सकता है, शिक्षा विनाश का कारण है, तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षा केवल स्त्रियों के लिए विनाश का कारण है? क्या पुरुष के लिए विनाश का कारण शिक्षा नहीं हो सकती? जो पुरुष पढ़ लिख कर चोरी, डकैती, अनाचार, पापाचार, दुराचार कर रहे हैं, तो क्या उन पुरुषों को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, शिक्षा को बंद कर देनी चाहिए? जब स्त्री शिक्षित होकर गलत कार्य कर सकती है, स्त्री शिक्षा अगर दें तो वह समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, तो क्या पुरुष भी शिक्षित होकर क्या समाज के लिए लाभदायक है? क्या वे गलत कार्य नहीं कर रहे? तो पुरुषों के इस गलत आचरण को देखते हुए क्या हम शिक्षा को बंद कर दें, स्कूल कॉलेजों को बंद कर दें? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो हमें शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए तो क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इसकी आप नियमबद्ध प्रणाली आप ला सकते हो। लेकिन शिक्षा को दोष देना यह गलत है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में व्यापक शब्द है, इसकी परिभाषा व्यापक है। जो शिक्षित होते हैं वे स्वयं और समाज के लिए हितकारी होते हैं, उनका ज्ञानोदय होता है और उनकी सोच व्यापक हो जाती है। इसलिए कभी भी शिक्षा को हम गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर पद्धति गलत है, जिस पद्धति के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी अनाचार कर रहा है, कुमार्गामी बन रहा है, उस शिक्षा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है। उसमें इस तरह से सुधार करें कि वह सबके लिए उपयोगी साबित हो जाए। तो द्विवेदी जी यही कह रहे हैं। यानी आज से 106 साल पहले आचार्य द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि स्त्री को शिक्षा देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लोग यह कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, चलो मैं मान लेता हूं कि स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब तो दें, अब तो स्त्री शिक्षा देनी चाहिए। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिनको आज हमने गलत मान लिया, गलत ठहरा दिया। हमको लगा कि नहीं, उसमें संशोधन करना चाहिए और हमने उनका संशोधन किया है। उन रूढ़ियों को, उन गलत बातों को हमने दूर किया है। तो क्या जब स्त्री शिक्षा प्राचीन काल में नहीं दी जाती थी तो क्या हम उसे मान के चले कि जब पहले नहीं दी जाती थी तो अभी भी नहीं दी जाए? क्या हम उसका समर्थन नहीं कर सकते? क्या उसमें सुधार नहीं ला सकते?
पहले नहीं दी जाती थी, तो आज तो हम दे सकते हैं, आज क्यों नहीं हम दें? आज हमें उसे देना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे नियम बदल दिए हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो आज उचित नहीं जान पड़ती हैं, तो उन परंपराओं को हमने रूढ़ी मानकर उसको हमने दूर कर दिया है, उसमें बदलाव कर दिया है। तो नारी शिक्षा की इस परंपरा में भी हमें बदलाव करनी चाहिए। पहले नारी शिक्षा नहीं दी जाती थी, आज हमें नारी शिक्षा देनी चाहिए। नारी शिक्षा आवश्यक है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि कई ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। उनमें उनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेखों के द्वारा नारी शिक्षा के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, और यही कारण है कि आज नारी शिक्षा संभव हो सकी है, और आज नारियों को अनेक ज्ञान विज्ञान की शिक्षाएं दी जा रही हैं, और वे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनेक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी प्रभुता, अपना वर्चस्व साबित कर रही हैं। जिन लोगों ने शकुंतला को दोष दिया कि शकुंतला प्राकृत बोलती थी, अनपढ़ों की भाषा बोलती थी, इसलिए उसने दुष्यंत को भला बुरा कहा, यहाँ द्विवेदी जी ने कहा है कि शकुंतला ने यदि कुछ गलत कह दिया तो क्या बुरा किया, यह तो मानवीय स्वभाव है। दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था, और गांधर्व विवाह करने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। तो क्या पति के द्वारा स्वयं त्यागी हुई स्त्री क्या उनकी प्रशंसा करती कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह किया और मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, मैं तो आपका अभिनंदन करती हूँ? क्या ऐसा कहा जा सकता था? उन्होंने जो कुछ कहा यह मानवीय स्वभाव है, और जो अगर शकुंतला को भला बुरा कहते हैं, उन्हें लगता है कि शकुंतला ने जो कुछ कहा गलत कहा, तो वे मानवीय स्वभाव को नहीं समझते, या वे जानबूझकर शकुंतला को दोष देना चाहते हैं। फिर द्विवेदी ने भी कहा है कि सीता जी ने भी राम को भला बुरा कहा था। राम ने जब सीता का परित्याग कर दिया, तब सीता ने भी लक्ष्मण से कहा था कि जाके अपने उस भाई से कह देना कि मैंने आग के द्वारा यानी अग्नि परीक्षा दे दी थी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उन्होंने आज मेरा त्याग कर दिया, उन्होंने अपने कुल को कलंकित किया है, यह उन्होंने सही नहीं किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो सीता ने भी मानवीय स्वभाव के अनुरूप कहा, और रुक्मणी जी का तो उन्होंने प्रमाण ही दिया कि किस प्रकार रुक्मणी ने संस्कृत में पत्रों को लिखा, संस्कृत में पत्र लिखा और श्री कृष्ण के पास भेजा। तो इस तरह से इन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की कि पहले भी नारी शिक्षा दी जाती थी, नारी शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग नहीं मानते कि नारी को शिक्षित करना चाहिए, वे बुद्धिहीन हैं, वे अपने कथन को सही तर्क के द्वारा पुष्ट नहीं कर पा रहे, यानी वे सही प्रमाण नहीं दे पा रहे। द्विवेदी जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया, उनका मजाक उड़ाया है जो यह कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कोई विश्वविद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। द्विवेदी जी ऐसे लोगों से पूछते हैं कि पहले हमारे देश में विमान उड़ते थे, हमारे देश से नागरिक देश विदेशों में जहाज के द्वारा जाया करते थे, तो आप बताइए कि किस धर्मशास्त्र में, किस पुराण आदि ग्रंथों में विमान की नियमबद्ध प्रणाली लिखी हुई है, विमान बनाने की कला लिखी हुई है, जहाज बनाने की कला लिखी हुई है? कहीं कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी आप उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप कई ऐसे पुराण हैं, ग्रंथ हैं जिनके आधार पर आप यह मानते हैं कि प्राचीन काल में विमान उड़ते थे और जहाज के द्वारा लोग द्वीप द्वीपांतरों में यात्रा किया करते थे। आप उन्हें तो स्वीकार करते हैं क्योंकि वे लिखे हुए हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। विमान बनाने की कला, जहाज बनाने की कला का कोई प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता, लेकिन वे जाते थे द्वीप द्वीपांतरों में, विमान उड़ते थे, इसका उल्लेख है तो आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही पुराण आदि ग्रंथों में, ऐसे ही शास्त्रों में उस समय की
विदुषियों का उल्लेख है, उस समय की सुशिक्षिताओं का उल्लेख है, लेकिन इतना सब जानते हुए भी, उनके नाम के उल्लेख को देखते हुए भी आप यह मानते हैं कि तत्कालीन समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें अनपढ़ बना के रखा जाता था। बलिहारी है आपकी बुद्धि की। तो इस तरह से ऐसे लोगों का द्विवेदी जी मजाक उड़ाते हैं। वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि पहले समय में भी स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। अनेक ऐसी विदुषियां हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं। ऐसे लोगों पर द्विवेदी जी व्यंग कर रहे हैं जो यह कहते हैं कि शिक्षा अनर्थ का कारण है। द्विवेदी जी यह कहते हैं कि शिक्षा अनर्थ का कारण नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी अनर्थकारी हो सकते हैं और अनपढ़ गंवार भी अनर्थकारी हो सकते हैं। शिक्षा स्वयं में परिपूर्ण है, उसका जैसा हम प्रयोग करेंगे समाज वैसे ही बनेगा। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्रियों को की पढ़ाई में बाधा डाली जाती थी, वे लोग इतिहास को नहीं जानते। वे इन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, या वे जानबूझकर समाज को धोखा देना चाहते हैं। ऐसे लोग अपराधी हैं, समाज के अपराधी हैं। ऐसे लोगों को इनके इस अपराध का दंड देना चाहिए। स्त्री को अशिक्षित रखना समाज के लिए हानिकारक है, और जो स्त्री को शिक्षित रखने के विरोधी हैं, यानी जो स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार देना नहीं चाहते, वे समाज के अपराधी हैं। ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। स्त्री को अशिक्षित रखने की बात कहना समाज के लिए अधिकतर है। ऐसे लोगों को समाज से दूर रखना चाहिए। इस तरह से द्विवेदी जी ने आज से 106 साल पहले स्पष्ट शब्दों में स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों के कुतर्कों का खंडन किया, उन्हें सप्रमाण उत्तर दिया। प्राचीन काल में स्त्रियों को नृत्य, गीत, गायन की शिक्षा दी जाती थी, श्रृंगार की शिक्षा दी जाती थी, और कुछ स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त कर लिया था। जैसा कि हमने गार्गी के विषय में, अत्रि की पत्नी के विषय में, मंडन मिश्र की सहधर्मिणी के विषय में, विश्ववरा, शीला, विद्या के विषय में हमने जाना। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि वही स्त्रियां जिनकी शिक्षा का विरोध किया जाता रहा, आज स्त्रियां शिक्षा के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई हैं। आज स्त्रियां, लड़कियां स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई कर रही हैं। हर क्षेत्र में वे आगे बढ़ रही हैं, ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं। पहले सशिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, आज सशिक्षा की व्यवस्था है। सशिक्षा मतलब जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हों। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहां आपके साथ लड़कियां भी पढ़ रही होंगी, अगर लड़कियां हैं तो लड़के भी पढ़ रहे होंगे, यानी लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ना, यह है सहशिक्षा, यानी को एजुकेशन। इसी तरह विश्वविद्यालयों में, अनेक संस्थाओं में स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो इस तरह आज स्त्री की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और स्त्री इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जाए। तो यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि स्त्री शिक्षा के समर्थन में जिन महापुरुषों ने आवाज उठाई, आज उनकी आवाज सफल प्रमाणित हो रही है, आज उनका प्रयास सफल है, और आज स्त्री की शिक्षा का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कैसा कुतर्क देते हैं, उनका खंडन किस प्रकार से आचार्य द्विवेदी जी ने किया है, पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा पद्धति में क्या मूलभूत अंतर है, आज की शिक्षा पद्धति क्या पहले की शिक्षा पद्धति से महत्वपूर्ण है, आज स्त्री शिक्षा का व्यापक विस्तार किस प्रकार हो रहा है, स्त्री शिक्षा क्यों समाज के लिए लाभदायक है, पुरातन पंथियों ने स्त्री शिक्षा का विरोध क्यों किया, आप इनका उत्तर भली भांति दे सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। you